सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इस पेपर को एक एडवांस लेवल पे ले जा रही हैं। ठीक है, मैंने जो अभी तक देखा है पेपर का जो लेवल था लो टू मॉडरेट था। क्वेश्चन का पेपर जो भी मैंने डिस्कस किया लो टू मॉडरेट है। ठीक है, और समथिंग मैं बोलूँ तो 87, मतलब कहा जाए तो 95 इस रेंज में जनरल कट ऑफ जाने की उम्मीद है। 87 टू 95 के आसपास, 19 टू 95 इसी के आसपास। लेकिन 2-3 नंबर मैंने ऊपर लिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जो कि इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन के थे। मुझे लगा कि वो क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने कोर्स की ओर। ठीक है, ओवरमैन का 87 मतलब 90 टू 95 जनरल कट ऑफ जाना है। और ओबीसी कट ऑफ मान लीजिए कि 85, मान लीजिए 83 के आसपास से लेकर के 90 आसपास ये ओबीसी कट ऑफ रहेगा। और इसी के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस वालों का भी रहेगा। ठीक है, और 75 टू 80 ये कट ऑफ आपका एसटी एससी का जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? सुरक्षात्मक जूतों की आपूर्ति अधिकतम कितने अंतराल पर निशुल्क की जानी चाहिए? ये क्या बोल रहा है? जो आपको सेफ्टी शूज मिलता है, सेफ्टी शूज, उसकी आपूर्ति कितने दिनों में की जानी चाहिए? बेटा, इस क्वेश्चन को आप जो रेगुलेशन की क्लास किए होंगे, मुजफ्फर सर के द्वारा जो रेगुलेशन की क्लास किए होंगे, उसमें आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उन्होंने आपको पढ़ाया था 6 महीना, 6 मंथ। अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर कहाँ दिया है? तो इसका आंसर दिया है रेगुलेशन नंबर 240 का सब रेगुलेशन नंबर 2। रेगुलेशन नंबर 240 का सब रेगुलेशन नंबर बेटा 2। इसमें जब आप जाएंगे तो ये आपका किसके अंदर आता है? रेगुलेशन नंबर 240 ये आता है मिसलेनियस में। ठीक है, यहां पास आपको इसकी जानकारी देखिए। चैप्टर नंबर आपका 13 है, 13 ये 15 होगा। 15 में रेगुलेशन नंबर 240 में जब आप सेकंड नंबर पॉइंट पे जाएंगे, सब रेगुलेशन नंबर 2 पे, तो वहां पास लिखा हुआ है कि द प्रोटेक्टिव फुटवेयर रिफर्ड, ठीक है, द प्रोटेक्टिव फुटवेयर सप्लाइड फ्री ऑफ चार्जेस एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर आपको जो सेफ्टी शूज दिए जाएंगे वह 6 महीने में एक बार आपको फ्री चार्जेस दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 240 का सेकंड नंबर पॉइंट आपका दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट समीर बेहरा जी, समीर बेहरा 78, बिल्कुल अच्छा नंबर है आपका। इन मैनुअल ओपन कास्ट माइंस, इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द हाइट ऑफ कोल बेंच शुड नॉट एक्सीड। बेटा, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये आपका देखा जाए तो रेगुलेशन नंबर 105 का सब रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 105 का सब रेगुलेशन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहां पास आपका क्या है, 3 मीटर। रेगुलेशन नंबर 105 का सब रेगुलेशन। ठीक है, अजय कुमार पटेल जी संतावना दे रहे हैं समीर बेहरा जी को, हो जाएगा। चलिए, अब रेगुलेशन नंबर 105 में जो आपका 3 नंबर, अब आप लोगों ने अगर मुजफ्फर सर की क्लास सिर्फ डीपली की होती तो मेरे अनुसार 70 को सिर्फ और सिर्फ देखिए 70 मार्क्स, जो 80 है ना, 80 में से 70 सिर्फ और सिर्फ आपका रेगुलेशन से पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चन बेटा? 70 क्वेश्चंस। मैं आपको रेगुलेशन के 60 बताते चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन रेगुलेशन
दूसरा क्वेश्चन रेगुलेशन की मैनुअल ओपन कास्ट में हाइट ऑफ कोल बेंच क्या होगा। मैंने क्या बोला, रेगुलेशन नंबर 105 का अगर आप 3 नंबर पॉइंट पे जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि इन कोल द साइड शैल बी आइदर बी केप्ट स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी not exceeding 45 degree from the horizontal, or the side shall be kept benched and the height of any bench shall not exceed 3 meter, shall not exceed बेटा 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहां लिखा है, रेगुलेशन नंबर 105 में 3 में, ठीक है। और रेगुलेशन नंबर 105 क्या है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर पे, the underground air should not have less than blank oxygen, ठीक है। तो ये आपका कितना आंसर होगा बेटा, अब ये देखिए 19%, 19% से कम नहीं होना चाहिए। अब ये इसको किसमें मिलेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन रेगुलेशन नंबर 153 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2 का बी नंबर, सब रेगुलेशन नंबर 2 का बी नंबर अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको ये समझ में आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूं, कोरिलेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर। और सोचिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों को कि सिर्फ और सिर्फ बाकी जो क्लासेस थी मुजफ्फर सर के द्वारा कराई गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप लास्ट में जो उन्होंने 4 घंटे की क्लास लास्ट में ली है, एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले उन्होंने 4 आवर्स की क्लास ली थी, उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस पॉइंट को डिस्कशन किया था। तो आप वो उसको भी अगर अटेंड करते तो इस पेपर में 65 नंबर से मिनिमम तो आना ही नहीं चाहिए था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आदमी हो, एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई भी हो, इससे कम तो आना ही नहीं चाहिए था इस पेपर में, ये मिनिमम है। मैं अगर बोलूं तो ये मिनिमम है, 65 वगैरह बेटा मिनिमम, जीरो इसको मान के चलिए, इसके आगे जो भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका तीसरा नंबर जो सवाल है, अगर आप रेगुलेशन नंबर कितना बताऊं बेटा 153 का 2 का बी नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एट एवरी प्लेस इन द माइन वेयर पर्सन रिक्वायर्ड टू वर्क और पास द एयर डज नॉट कंटेन लेस देन 19% ऑक्सीजन एंड मोर देन 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड। साफ साफ लिखा है बेटा 19% ऑक्सीजन। चलिए अब आते हैं 4th नंबर पे, मोटिव कॉलम इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ। देखिए मोटिव कॉलम का आपका टर्म किससे है, स्टॉपिंग से है, एयर क्रॉसिंग से है, नेचुरल वेंटिलेशन से है, मैकेनिकल वेंटिलेशन से है, किससे है बेटा। तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि मोटिव कॉलम का जो टर्म आता है वह सिर्फ और सिर्फ कब आता है, नेचुरल वेंटिलेशन में। कब आता है, नेचुरल वेंटिलेशन में। इसके बारे में आपको विनोद सर ने क्लियर कट बताया था कि नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है और हम मोटिव कॉलम किसे कहते हैं, इसका डिस्क्राइब फॉर्म में विनोद सर की क्लास में आपको समझाया गया था। अच्छा चलिए फिर 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्पॉन्टेनियस हीटिंग को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन सा कारण जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग को प्रभावित नहीं करता है, सीम की मोटाई, खान में प्रवेश का प्रकार, कोयले की रासायनिक संघटना, सीम की गहराई। देखिए बेटा सबसे पहला क्या है, जितना ज्यादा मोटा सीम होगा, थिकनेस जितनी ज्यादा सीम की थिकनेस रहेगी उतना ज्यादा वह क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही कोयले की रासायनिक संघटना, अगर संघटना अगर आपको कोयले की रासायनिक संघटना अगर आपकी कैसी होगी, मान लीजिए कि अगर आपका पीट है, फिर उसके बाद बिटुमिनस है, फिर आपका लिग्नाइट है, सॉरी लिग्नाइट है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस है, फिर एंथ्रासाइट है। तो ये आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जितना अच्छा कोयला उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की संभावना उतना कम होती है, एंथ्रासाइट में और कम होगी। इस कारण से हम क्या देखते हैं कि रासायनिक संघटना भी जरूरी है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए। साथ में सीम की गहराई, जितना ज्यादा डेप्थ होगा। सिपुन मोहंती, हाँ जी बोलिए, कौन सा सवाल आपका गलत हो गया है, सिपुन मोहंती जी का है। सर मेरा एक सवाल गलत हो गया,
जी बताइए, सवाल लिखिए सिपुन मोहंती जी, क्वेश्चन आंसर में आप सवाल लिखिए। ठीक, अब आ जाइए 6 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रेडियंट लिमिट फॉर लोकोमोटिव हॉलेज इज कंसाइडर्ड टू बी, ग्रेडियंट ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, अगर आप लोकोमोटिव का ग्रेडियंट जाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि 1/15। ये कहां से आया बेटा? रेगुलेशन नंबर 100 का सब रेगुलेशन नंबर 2, रेगुलेशन नंबर 100 का सब रेगुलेशन नंबर 2 में अगर आप जाएंगे, जहां पास आपका लोकोमोटिव का जो ग्रेडियंट है वह कितना होना चाहिए भैया? ये होना चाहिए 1/15 का। ठीक है, जिसमें 100 नंबर पे क्या, लोकोमोटिव, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड्स 1/15। सिपुन मोहंती जी, सवाल अभी तक आपने चैट सेक्शन पे लिखा नहीं, कौन सा सवाल गलत हुआ है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ब्लैक डैम्प इज ए मिक्सचर ऑफ, ब्लैक डैम्प इज ए मिक्सचर ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। देखिए, ब्लैक डैम्प किसका मिक्सचर है बेटा? नाइट्रोजन का और CO2 का। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, वेंटिलेशन की क्लास में विनोद सर के द्वारा बताई गई थी। ब्लैक डैम्प नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण को हम ब्लैक डैम्प कहते हैं। ठीक है, तो यहां आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन मॉनिटर शुड बी प्लेस्ड along the main pipeline in the return airway at the, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वें में क्या बोल रहा है कि मीथेन मॉनिटर जो है यह कितने कितने आपका मेन पाइपलाइन में मीथेन मॉनिटर जो आपका मीथेन मॉनिटर है जो पाइपलाइन आपकी गई है रिटर्न एयर साइड में, कितने कितने इंटरवल पे लगाया जाएगा। जहां पास मीथेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन जो अपन करते हैं, उसमें आप जाएंगे तो जब वहां से मीथेन निकाला जाता है, मान लीजिए कि आपके किसी भाग में यहाँ पास मीथेन है और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से मीथेन को पाइप लगा के निकाल रहे हैं, तो उसके जो रिटर्न एयरवे होता है, ठीक है, ठीक, इनटेक एक IR होता है, इनटेक एयरवे और एक रिटर्न एयरवे। ठीक है, तो रिटर्न साइड में आपको क्या करना है कि हर 500 मीटर पर, हर 500 मीटर पर आपको मिथेनोमीटर लगा के रखना है, जिसमें कि आपका जो पाइपलाइन गई है उसमें आपका मीथेन जो मॉनिटर है उसको आगे का जो पाइप रहता है ना, उसके पाइप में अंदर डाल करके उसके सेंसर को डाल के रखा जाएगा, उसमें हर 500 मीटर पे लगाया जाना चाहिए। ठीक है, मीथेन मॉनिटर शुड बी प्लेस्ड along the main pipeline in the return airway at an interval, कितने इंटरवल बेटा? 500 मीटर पर। ये आपको कहां पास मिलेगा? ये भी आपका सवाल रेगुलेशन से है, जहां पास रेगुलेशन में आपको किस जगह पढ़ाया गया है? रेगुलेशन में आपको पढ़ाया गया होगा ये चैप्टर नंबर आपका 12th में, 12th में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम वर्किंग कोल माइन और अबेंडन कोल माइन। ठीक है, इस 218 में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो 218 के बाद जो 218 के बाद 218, 219 और 220, ये 3 चीज जो आपकी है, और 221, ये 4 रेगुलेशन जो है वहां से इसको पूछा गया है कि मीथेन मॉनिटर शुड बी प्लेस्ड अलोंग द मेन पाइपलाइन इन द रिटर्न एयरवे एट एन इंटरवल 500 मीटर, हर 500 मीटर में आपका मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। आपका चैप्टर नंबर मैं बता दे रहा हूं, XV। ठीक है, इस चैप्टर पे आपका ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 16 पे। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव रूफ इज प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड। देखिए, प्रोटेक्टिव रूफिंग इज मेंटेन, कहां पास मेंटेन किया जाएगा भाई? प्रोटेक्टिव रूफिंग इज प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एट द टॉप ऑफ शाफ्ट, एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, कि एट द शाफ्ट एंट्रेंस की वाइंडिंग इंजन रूम। तो बेटा बी इज द राइट आंसर, कि आपका जितना भी प्रोटेक्टिव रूफिंग है वह कहां पास बनाई जाती है? बॉटम ऑफ शाफ्ट में। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ आकर के नीचे में गिरे ना, इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी चीज आकर के नीचे में केज के ऊपर उसको खराब ना करे।
क्योंकि प्रोटेक्टिव रूफिंग जो भी है आपकी प्रोवाइड की जाएगी बॉटम ऑफ शाफ्ट में। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वाटर डेंजर प्लान। इसमें से क्या चीजें हैं जो कि वाटर डेंजर प्लान से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका रेगुलेशन नंबर अगर मैं पूछ बोला जाए तो ये रेगुलेशन नंबर है आपका 65 का 1 का जी नंबर। रेगुलेशन नंबर 65 का 1 का जी नंबर में आप अगर आप देखेंगे तो इसमें वाटर डेंजर प्लान के बारे में बताया गया है। वाटर डेंजर प्लान क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। 1 का जी नंबर अगर मैं पढ़ूं तो 65 का 1 का जी नंबर, तो इसमें क्या क्या चीजें दी, क्या पूछा है इसमें कि नॉट रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन को दिया है, ये ध्यान दीजिए कि जो कि रिलेट नहीं करता है उस चीज को हमको इसमें बताना है। तो अगर आप 1 का जी नंबर देखेंगे तो इसमें साफ साफ चीजों पे दिखाया गया है कि वाटर डेंजर प्लान में क्या क्या दिखाया जाएगा। नाला, ठीक है, नाला, रिवर, लेक, वाटर पॉन्ड, वाटर कोर्स, ड्रेनेज, वाटर बॉडीज, सरफेस, बिलो ग्राउंड, ठीक है, एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन। ठीक है, इसके साथ ही तो इसमें बी को देखिए, बी ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, इसके साथ ही इसमें नेक्स्ट क्या दिखाया जाएगा कि हर वो डाइक, जितना भी द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक, फॉल्ट एंड अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी आपका सही है, ये भी दिखाया जाएगा। इसके बाद आपका द हाइएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया, इसके साथ ही इसमें क्या दिखाया जाएगा, फ्लड लेवल ऑफ द एरिया, तो सी भी कट गया। मतलब डी इज द राइट आंसर कि यहाँ पास आपका स्टोन डस्ट बैरियर वाटर डेंजर प्लान पे नहीं दिखाया जाता बेटा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य नहीं है। देखिए, सेफ्टी ऑफिसर का वर्क नहीं है। तो अपन सबसे पहले देखें कि सुरक्षा कक्षाएं आयोजित करना, पर्यवेक्षी कर्मचारियों के सदस्यों के साथ सुरक्षा वार्ता करना या व्याख्यान देना, ये कौन कराता है बेटा, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम है। खान में सुरक्षा सप्ताह या सुरक्षा शिक्षा या प्रचार कार्यवाही का आयोजन करना, इसका किसका काम है, ये भी सेफ्टी ऑफिसर का काम है। आप जब पीजीपीटी कर रहे होंगे तो आपके यहाँ सुरक्षा पखवाड़ा मनवाया जाता होगा। इसके साथ ही खान में किसी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो उसकी जानकारी, उस दुर्घटना की सारी जांच करने का काम भी सेफ्टी ऑफिसर का है। तो बी सी डी इज द राइट, वह उसके कर्तव्य में है। अब इसको देखते हैं कि वेंटिलेशन, गैस, कोयले की धूल, स्वतः तपन और अग्नि की दैनिक समस्याओं पर प्रबंधन को सलाह देना, ये काम किसका बेटा, ये काम है वेंटिलेशन ऑफिसर का, ना कि सेफ्टी ऑफिसर का। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, सुरक्षा अधिकारी का। तो आप अगर देखेंगे कि आपका रेगुलेशन नंबर 11 जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें रेगुलेशन नंबर अगर आप देखेंगे 44, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। अभी तक हम लोग ने 11 में से 9 जो क्वेश्चन है वह मैंने रेगुलेशन से कोरिलेट करके बताया है। अभी आप देखते चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। फ्लेम सेफ्टी लैम्प का कोई भी टाइप नहीं है। GL50, GL60, GL5, GL100। तो बेटा GL5, GL60, GL100 जीटी के एग्जाम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि GL100 नाम का कोई भी फ्लेम सेफ्टी लैंप नहीं होता। ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर पे। द होपका लाइट डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट। होपका लाइट जो डिटेक्टर है वह किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वह मीथेन को डिटेक्ट करता है, वह हाइड्रोजन सल्फाइड को करता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड को करता है, कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा। देखिए, इस चीज को आपको डीजे देशमुख में आपका क्लास लिया गया था देवेंद्र सर के द्वारा, जिसमें आपका हुक्का लाइट के बारे में बताया गया था। इसके साथ ही अगर आप ओवरमैन हैंडबुक उठाएंगे तो उसमें भी हुक्का लाइट के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें से आपको माइनिंग ज्ञान में इस चैनल में आपका सबसे पहले तो जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया गया था विनोद सर के द्वारा, वहां भी बताया गया है कि हुक्का लाइट जो है वह मीथेन को क्या करता है बेटा, मीथेन का डिटेक्ट करता है, जिसका मिनिमम जो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का रेंज कितना है बेटा,
कि यह 0.005 से लेकर के 0.015% तक कार्बन मोनोऑक्साइड को जांच करता है। अगर आप जाते हैं ओवरमैन डीजे देशमुख में, तो डीजे देशमुख में पेज नंबर 1.12 में आप चले जाइए, वहां इसकी जानकारी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हीट का जनरेशन होता है बेटा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, ये क्या है कि हीट का जनरेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बनता है, ठीक है, इस कारण से। और सबसे बड़ा कि इसमें अगर मैं बोलूँ तो बोलूँ को इसका नाम होप्कालाइट क्यों पड़ा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है होप्कालाइट एज ए कैटलिस्ट का काम करता है ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसलिए हम इसका नाम होप्कालाइट डिटेक्टर रखते हैं, क्योंकि इसमें होप्कालाइट नाम का जो मटेरियल है, ठीक है, जो वो क्या करता है, वह कैटलिस्ट का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not a parameter of rock density? RMR रॉक डेंसिटी, इसकी क्लास मैंने ही ली थी, आप लेक्चर में जाकर के अभी भी मेरे नोट्स में देख सकते हैं कि RMR का पैरामीटर क्या क्या है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां का कंडीशन कैसा है, वहां उसकी मटेरियल की स्पेसिंग, ठीक है, ग्राउंड वाटर कंडीशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि उसके पैरामीटर्स हैं। लेकिन बल्क डेंसिटी नाम की कोई भी पैरामीटर के बारे में जानकारी मैंने नहीं दी थी, ठीक है। इसकी टोटल 5 पैरामीटर्स के बारे में मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, अभी भी आप जाके PDF खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द वाइंडिंग रोप शुड नॉट मेक एन एंगल मोर देन ब्लैंक डिग्री विद द प्लेन ऑफ सीव और पुल्ली। बेटा ये सीव और पुल्ली और कुछ नहीं, आपसे फ्लीट एंगल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? फ्लीट एंगल। और फ्लीट एंगल के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं कि ये 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 को आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वाइंडिंग सेक्शन वाइंडिंग में रेगुलेशन नंबर 84 है शायद, उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वाइंडिंग में इस चीज की रेगुलेशन में 1.5 डिग्री फ्लीट एंगल 1.5 डिग्री होना चाहिए। और बस उसको फ्लीट एंगल में डायरेक्ट ना दे करके उसका फ्लीट एंगल का पूरा डेफिनेशन दे दिया है और पूछ रहा कितना एंगल होगा, तो ये 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, every winding rope should be examined one at least 7 days at a speed not exceeding। क्या बोल रहे हैं कि हर वाइंडिंग रोप, जो भी वाइंडिंग रोप है, उसका एग्जामिनेशन 7 दिन में एक बार किया जाना चाहिए। उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, जब उसे इंस्पेक्शन किया जाएगा तो उस समय वाइंडिंग रोप की स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं आपको ये बोलूंगा कि रेगुलेशन नंबर 88 1 बी नंबर जो है, आप इसमें जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, एक हम लोगों ने माइनिंग ज्ञान ने क्लास ली थी नंबर ऑफ डेज की। नंबर ऑफ डेज में मैंने इस चीज को आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही रिवीजन क्लास जो मुजफ्फर सर ने दी थी और उसकी जो ओरिजिनल क्लास है उसमें भी आपको इस बात की जानकारी दी गई थी, ठीक है। 88 का रेगुलेशन नंबर 88 अगर आप जाते हैं, जो कि क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसमें रेगुलेशन नंबर मैंने क्या बोला कि 88 का 1 का बी नंबर अगर आप जाएंगे तो उसमें लिखा है, वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज ईच वाइंडिंग रोप बाय पासिंग द रोप एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए अब क्या बोल रहा है, मैन राइडिंग सिस्टम shall be provided where the length of the incline is more than। मैन राइडिंग सिस्टम किस जगह पर
जय जगन्नाथ बोल रहे हैं सर, फ्लीट एंगल देना चाहिए था। बेटा वह फ्लीट एंगल को ना दे करके आपका, जय जगन्नाथ जी की अगर फ्लीट एंगल ना दे करके वह डायरेक्ट आपको उसका डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। तो भी वही चीज है कि वाइंडिंग ऑफ रोप शुड नॉट मेक एन एंगल मोर देन 1.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द सीव और पुल्ली। इस ठीक है, तो इसके बारे में क्लास में आप लोगों को समझाया गया था कि फ्लीट एंगल एक्चुअल में कहते किसको है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 17 नंबर पॉइंट है कि मैन राइडिंग सिस्टम कहाँ पास प्रोवाइड कराया जाएगा, वेयर द लेंथ ऑफ इंक्लाइन इज मोर देन 17 नंबर। तो मैं कह रहा हूं बेटा कि रेगुलेशन नंबर अगर आप जाते हैं 71 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 3 पॉइंट नंबर बी, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 71 का 3 का बी नंबर अगर आप देखते हैं तो वहां पास आपको इस बात की जानकारी मिलती है कि एक्चुअल में हमको किस जगह पर मैन राइडिंग देना है। तो मैन राइडिंग इसमें साफ साफ लिखा है वेयर द इंक्लाइन इज मोर देन 1 किलोमीटर इन लेंथ, ठीक है, और ट्रेवल बाई ए पर्सन arduous a suitable man riding system approved by the chief inspector shall be provided for persons, ठीक है। इसमें आपका 71 का 3 नंबर बी, आउटलेट्स आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन, आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन, ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन साफ्ट। साफ्ट में कौन सा ऐसा है जो कि एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज नहीं होता। तो बेटा डिटैचिंग हुक जो है वह सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी कैचेस जो है वह भी सेफ्टी डिवाइस है, कैप्स है वह भी सेफ्टी डिवाइस है। रेगुलेशन में इन तीनों की जानकारी दी गई है। राइडर नाम का कोई भी सेफ्टी डिवाइस मैंने अभी तक नहीं सुना, ठीक है, साफ्ट में जो यूज किया जाता हो। सी इज द राइट आंसर। खान में पाई जाने वाली कौन सी गैस जो आग बुझा सकती है। तो बेटा आग बुझाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए जो कि ब्लैंकेटिंग एक्शन कर सके, ब्लैंकेटिंग एक्शन कर सके, ठीक है। या फिर या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कोई गैस जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी कर सके, O2 की कमी उस जगह पे कर सके, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका जो ब्लैक डैम है वह नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनती है। तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, CO2 आप वहां पास ऑक्सीजन की कमी करेगा और जो नाइट्रोजन है वहां पास ब्लैंकेटिंग एक्शन देगा। तो आप इस बात को जान रहे होंगे कि खान में बुझाने वाली, और इसी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी के मिश्रण को हम ब्लैक डैम्प कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसको समझ में आया होगा, गैस के बारे में जानकारी होगी तो वह आराम से ए नंबर टिक मार के आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 20, इफ द ग्राहम रेशियो इन द माइन इज 2% इट इंडिकेट्स। बेटा ये दोनों, ये अगर आप ओवरमैन हैंडबुक देख के गए होंगे वेंटिलेशन सेक्शन, या फिर विनोद सर की माइन वेंटिलेशन की क्लासेस अगर आपने की हैं, ठीक है, ये दोनों ही जगह आपको माइनिंग ज्ञान में भी बताया गया है कि अगर आपका 1% ग्राहम रेशियो होगा तो क्या प्रॉब्लम है, अगर 2% है तो क्या होगा, और अगर इसके साथ ही अगर 3% है तो क्या इंडिकेट करेगा। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि 1% 1% होने पर आप क्या इंडिकेट करेगा। अगर आपका ग्राहम रेशियो 1% है बेटा तो यह दिखाता क्या है, इंडिकेट द एग्जिस्टिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है बेटा। और 2 नंबर पे अगर 2% होता है तो हीटिंग
जो हीटिंग इज एन एडवांस स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर 3% है, अगर 3% या उससे ज्यादा है, मतलब कि इंडिकेट्स, क्या करता है इंडिकेट बेटा, चैट सेक्शन में बताइए। अगर 3% आपका है तो इंडिकेट्स एक्टिव फायर। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने विनोद सर की क्लास में भी इसको बताया गया था, और देवेंद्र सर की क्लास में जब आपको डीजे देशमुख पढ़ाया गया था तो उसमें भी बताया गया है इन चीजों के बारे में कि 1% में ग्राहम रेशियो में क्या होगा, 2% में क्या होगा, 3% में। तो 2% में पूछा है, चौथा ऑप्शन जो दे रहा, हीटिंग इज इन एडवांस स्टेज, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी आपको डीजे देशमुख की क्लास में जब हो रही थी, देवेंद्र सर के द्वारा बताया गया है माइनिंग ज्ञान में कि सिंकिंग शाफ्ट में स्थायी अस्तर परमानेंट लाइनिंग के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। जब परमानेंट लाइनिंग बनाई जाती है बेटा शाफ्ट सिंकिंग में, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपका इस्पात टब का उपयोग भी होता है, स्टील टबिंग का, कंक्रीट का उपयोग भी होता है, पटरे लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। और ईटे का भी उपयोग परमानेंट लाइनिंग में किया जाएगा। बेटा आप खुद नॉर्मल अगर आप सोचेंगे कि प्लैंक्स लकड़ी का उपयोग अगर किया जाएगा तो आए दिन पानी से जो सीपेज हो रहा है साफ्ट में, वह क्या साफ्ट सिंकिंग के समय वह खराब हो जाएगा, और खराब होते ही परमानेंट लाइनिंग हमारी खराब हो जाएगी। तो इस कारण से हम लकड़ी का कोई भी सामान उपयोग में नहीं लाते हैं। तो यह क्लियर कट आंसर था, सी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। इन बोर्ड एंड पिलर मेथड द विड्थ ऑफ गैलरी एट एनी प्लेस सीम सेक्शन शुड नॉट एक्सीड। बेटा एक बार बताइए कि हम हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जब माइनिंग में स्टूडेंट घुसता है और जैसे ही वो फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर पे जाता है, सबसे पहले उसे डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, जहां पास ये बताया जाता है कि गैलरी का हाइट 3x4.8 मीटर आपका होना चाहिए। लेकिन फिर भी जिसने उस समय ध्यान नहीं दिया, उसके लिए माइनिंग ज्ञान ऑलवेज उपलब्ध है। माइनिंग ज्ञान में साफ तौर पे क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखा जाए तो रेगुलेशन नंबर 111 का सब रेगुलेशन नंबर 2, 111 का सब रेगुलेशन नंबर 2, जो कि मुजफ्फर सर के द्वारा बताया गया है, मुजफ्फर सर के द्वारा लिया गया क्लास था कि आपका हाइट और विड्थ कितना होता है, इसके बारे में आपको बताए थे। रेगुलेशन नंबर 111 क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 111 बोलता है बेटा डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट वर्क। और इसका 2 नंबर अगर आप जाएंगे, 2 नंबर अगर आप जाते हैं तो 2 नंबर में आप इस चीज को देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है save with the previous permission in writing of the regional inspector and subject to which condition as he may specify therein, no gallery in seam or section shall exceed 3 meter in height or 4.8 मीटर इन विड्थ। 3 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए और 4.8 मीटर से ज्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो रेगुलेशन नंबर 111 का 2 नंबर सब रेगुलेशन नंबर 2 पे अगर आप जाते हैं तो इस चीज की जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। द डस्ट इंचार्ज कैन एक्ट एज द सैंपलिंग इंचार्ज वेयर इन ए माइन हैज एन एवरेज मंथली आउटपुट इज लेस देन। जो डस्ट इंचार्ज है वह एज ए सैंपलिंग इंचार्ज भी काम कर सकता है। कब? जब आपका मंथली आउटपुट 5,000 टन से कम हो, उस समय आपका जो डस्ट इंचार्ज है और सैंपलिंग इंचार्ज है वह दोनों सेम व्यक्ति, कोई एक ही व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ही एक आदमी काम कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कहां से दिया है, तो को बेटा कुछ आप चले जाओ रेगुलेशन नंबर 144 सब रेगुलेशन नंबर 9, रेगुलेशन नंबर 144 सब रेगुलेशन नंबर 9।
अगर आप जैसे ही उसमें जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसको तो मुजफ्फर सर ने पढ़ाया था, इसको तो मुजफ्फर सर ने माइनिंग ज्ञान में इस चीज को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर 144 क्या है पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि 144 क्या है बेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। 144 क्या है बेटा, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। ठीक है, इसमें आप जैसे ही जाएंगे इस रेगुलेशन में तो उसका सब रेगुलेशन नंबर 9 क्या कहता है कि provided that in case of mine having an average monthly output of less than 5000 ton, the dust in charge referred to in this regulation can act as a sampling in charge। वह अगर 5000 टन से कम है वहां का प्रोडक्शन, तो वहां पास मंथली प्रोडक्शन कम है तो वहां पास जो डस्ट इंचार्ज है वह सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकता है। रेगुलेशन नंबर 1449। ठीक है बेटा, मुजफ्फर सर ने इसकी क्लास ली थी। एमडी रियाज बोल रहे हैं कि सर ये किसका आंसर सीट है, लगभग सब आंसर सही है। चलिए लीजिए, एमडी रियाज जी आपकी नजर लग गई, 24 इन्होंने गलत मार दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा माइंस में कार्यरत व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माइंस में काम कर रहे व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? तो पहला, ड्यूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति सोएगा नहीं। बिल्कुल बेटा, ये तो सही है कि कोई भी व्यक्ति सोना नहीं चाहिए, वह इसका कर्तव्य। ठीक है, नहीं है पूछा है, सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो बेटा ये तो है। दूसरा, कोई अधिकारी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी बाड़, बैरियर या गेट को ना हटाएगा, ना ही पार करेगा, ना ही किसी खतरे के संकेत को हटाएगा, ना ही पार करेगा। बिल्कुल ये भी ड्यूटी है बेटा, हर आदमी की ड्यूटी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसके कर्तव्य का निर्वहन में हस्तक्षेप, अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। बिल्कुल बेटा ये भी होता है। चौथा ऑप्शन क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी टब या ढुलाई रस्सी पर सवारी नहीं करेगा। ठीक है, यह क्या बोल रहा बेटा, ये खानों में माइंस में कार्यरत व्यक्ति का कर्तव्य, ये हर आदमी का कर्तव्य नहीं है। इसको कौन देखता है, किसके काम के अंदर आता है, यह ओवरमैन के अंदर आता है। ठीक है, तो यह क्या पूछ रहा, सवारी नहीं करेगा, तो यह कर्तव्य किसके अंदर आता है, ओवरमैन के अंदर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। यह जो नॉर्मल आदमी है, खान में माइंस कार्यरत व्यक्ति का किसी का कर्तव्य के अंदर यह चीज नहीं आता। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, इसको मिटा लिया जाए। ये चीज जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है ये आपका सोएगा नहीं, ये ड्यूटी के अंदर है, ये भी आपकी ड्यूटी के अंदर है, ये भी आपकी ड्यूटी के अंदर है। लेकिन ये जो चीज है वह किसी भी ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी पे टब या ढुलाई या रस्से पर सवारी नहीं करेगा, या किसी भी आदमी के अंदर, चाहे सरदार हो, चाहे ओवरमैन हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, किसी की ड्यूटी के अंदर ये चीज नहीं है। अरे हाँ बेटा, तो यही तो बोल रहा हूँ, सतीश कुमार जी बोल रहे हैं सर रेगुलेशन में सोएगा नहीं ये दिया हुआ है। बिल्कुल सोएगा नहीं, ये रेगुलेशन में दिया हुआ है, ये तो ड्यूटी हो गई ना। ये इसमें यही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को समझने का देरी है कि जिस इसमें से कर्तव्य नहीं है तो ये भी कर्तव्य के अंदर आता है, ये भी कर्तव्य के अंदर है। ठीक है, कि हमको हर अधिकारी की बात को मानना है। ठीक है, उसके लगाए हुए किसी बैरियर या गेट को नहीं हटाना, ये कर्तव्य के अंदर आता है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति के उसके कर्तव्य को निर्वहन में हस्तक्षेप या अवरोध डालने का, इसमें भी हमारी ड्यूटी के अंदर है। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है, आप किसी भी ड्यूटी में आप नहीं सुने होंगे, कहीं भी किसी की ड्यूटी भी नहीं होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? इसमें पहला ही ऑप्शन जो है बेटा,
क्लियर कट पता चल रहा है कि सक्षम व्यक्ति अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करेगा। जबकि आप अगर जैसे ही रेगुलेशन पे जाएंगे ओवरमैन का 40 रेगुलेशन नंबर 48 एंड 47, 48 और 49 पे सबसे आपको पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने अधिकारी को, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है वह अपने अधिकारी को रिपोर्ट करेगा और उसकी बात को मानेगा। पहला ही आपका कर्तव्य नहीं है पूछा है, तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की यहाँ पास आप समय बचाया जा सकता रहा। ठीक है। 26 in board and pillar method the height of gallery at any place or seaman section not exceed। अभी क्या बोला मैंने कि हाइट जो है 3 गुणित 4.8, ये आपका हाइट गुणित चौड़ाई है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखेंगे तो रेगुलेशन नंबर आप देख रहे हैं 111 का 2 नंबर, और ये भी रेगुलेशन से ही आपका आया है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में 47, 48 और 49। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, सिंकिंग शाफ्ट में अस्थायी स्तर टेम्परेरी लाइनिंग के प्रयोजन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो बेटा आप अभी अभी देखे होंगे कि एक परमानेंट लाइनिंग का सवाल था ऊपर में और नीचे टेम्परेरी लाइनिंग का। तो परमानेंट लाइनिंग में 3 ऑप्शन थे, लकड़ी का इस्तेमाल, बस प्लैंक का इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी कंक्रीट ईट का इस्तेमाल होगा। तो जहां परमानेंट लाइनिंग में ईट का इस्तेमाल हो रहा, तो टेम्परेरी लाइनिंग में ईट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, तो डी का आपको होगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे पटरे और आपका फिश प्लेट और कंकाल क्ले, ये सारा का सारा उपयोग में आता है। चलिए 28 नंबर, 28 नंबर देखिए। देखिए ये चीजें जो है इसलिए आपको बार बार कराई जा रही हैं कि अगर बाद में क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते कहां से हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें माइनिंग ज्ञान ने आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई थी। इन सिग्नलिंग द कोड टू रैप्स इज रिलेटेड टू, टू रैप्स रिलेटेड टू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देख रहे हैं तो रेगुलेशन नंबर आपको बेटा 84, रेगुलेशन नंबर 84, रेगुलेशन नंबर अगर आप जाते हैं 84 का 5th नंबर। ठीक है बेटा, रेगुलेशन का 5th, सब रेगुलेशन नंबर 5th का सी पॉइंट। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 1 रैप मतलब स्टॉप, 2 रैप मतलब टेक अप स्लैक, फिर 1 रैप मतलब रेस स्लोली, 2 रैप का मतलब लोअर। तो बेटा यहाँ पास आपसे पूछा है 2 रैप, 2 रैप का मतलब क्या होता है, लोअर। ठीक है, और 1 रैप स्टॉप का मतलब इंजन इन मोशन, और 1 रैप टेक इन स्लैक का मतलब व्हेन इंजन इज एट रेस्ट। तो आपका 2 रैप का मतलब लोअर। तो रेगुलेशन नंबर 84 का 5 का सी नंबर। अब देखिए द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड वेलोसिटी प्रेशर इज नोन एज। तो बेटा हम अच्छे से जानते हैं कि टोटल टीपी, टोटल प्रेशर बराबर एसपी प्लस वीपी, टोटल प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्रेशर। ये वेंटिलेशन की क्लास में आपको विनोद सर द्वारा पढ़ाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी साफ्ट सिंकिंग की विशेष विधि नहीं है। देखिए 3 प्रकार की साफ्ट सिंकिंग की आपकी विधि बताई गई है डीजे देशमुख में और साथ में ओवरमैन हैंडबुक में, दैट इज फ्रीजिंग मेथड, पाइलिंग मेथड, केजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड में आपको क्या करते हैं बेटा कि आपका नाइट्रोजन गैस और CO2 उसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करके, CaCl2 को उपयोग करके पूरी तरीके से उसे फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, साफ सिंकिंग में जहां पर पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है। ठीक, तो ये जो आपका तीनों मेथड है, दो 1 2 3 पाइलिंग मेथड और ये केजियन मेथड, तो आपका बच गया सिर्फ एक सिस्मिक मेथड। या ऐसा कोई भी मेथड आपका साफ सिंकिंग में होता ही नहीं है, तो इसमें आपका बी इज द राइट आंसर। और आपको अच्छे से पता है कि फ्रीजिंग के लिए हम CaCl2 का उपयोग भी करते हैं। अब क्या पूछ रहा, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ। तो बेटा इसे मैंने रूल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, इसे मैंने रूल की क्लास में आपको बताया था
चैप्टर नंबर 9 में रूल नंबर 62 कि जब आपका शेल्टर फ्लैट होता है तो उसकी टोटल हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लेकिन अगर आपका हाइट वी शेप में होता है शेल्टर का छत, तो आपका मिनिमम हाइट 1.8 मीटर और ये वाला हाइट आपका 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। द लोअर लिमिट ऑफ कोल डस्ट इनफ्लेमेबिलिटी, तो बेटा द लोअर लिमिट ऑफ कोल डस्ट इनफ्लेमेबिलिटी 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आप कोल डस्ट के बारे में देख रहे हैं तो 1 ग्राम पर मीटर क्यूब अगर कोल डस्ट है कहीं पास, तो वहां पास आपका इन्फ्लेमेबल गैस इन्फ्लेमेबिलिटी बन सकती है, आग लगने की संभावना वहां पास है हाइयर टेम्परेचर और प्रेशर में। निम्नलिखित में से कौन सा 0.2% CO युक्त श्वसन वायु को प्रभाव है? अगर मान लीजिए कहीं पास 0.2% CO है तो वहां पास आपके सांस में क्या इफेक्ट आ सकता है? तो डीजे देशमुख का पेज नंबर 1.10, डीजे देशमुख पेज नंबर 1.10, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपका ओवरमैन हैंडबुक, ठीक है, ओवरमैन हैंडबुक। तो आपको दिखाया गया है कि इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग एयर इन सीओ। इसके साथ ही आपको वेंटिलेशन की क्लास जो विनोद सर द्वारा ली गई थी उसमें भी ये चीज मैंने उनका लेक्चर सुना, उसमें भी बताया गया है कि अगर आपका 0.02% सीओ की मात्रा है कहीं पास तो वहां पास आपको हेडक, डिस्कंफर्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैप्स कुछ भी होने की संभावना है। कितने में? 0.02% में। लेकिन अगर आपको 0.12% है तो आपको वहां पर देखेंगे कि आपको 10 मिनट में आपको क्या होगा? पैल्पिटेशन, पसीना छूटने लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर वहां पास 0.2% है तो वहां पास आपका क्या होगा बेटा? अनकॉन्सियसनेस, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। और एट वर्क, अगर आप 10 मिनट लगातार वर्क पे हैं और अगर आप रेस्ट में हैं तो 30 मिनट के बाद आप अचेत हो जाएंगे। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर कि कार के दौरान 10 मिनट के बाद या आराम के समय 30 मिनट के बाद अचेत हो जाएंगे, अनकॉन्शियसनेस लेवल पर चले जाएंगे 0.2% होने पर, और 0.5 to 1% होने पर 10 से 15 मिनट में आपकी डेथ हो सकती है वर्किंग कंडीशन पर। कितने कंडीशन में बेटे? वर्किंग कंडीशन पर। चलिए अब आ जाते हैं 34 नंबर, 34 नंबर। ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत उपकरण, फेस उपकरण कंटिन्यूअस माइनिंग और कोयला काटने वाली मशीनों पर स्थापित किया जाना चाहिए? देखिए, इसको मैंने खुद आपको सैल्वेजिंग वाला जब क्लास दिया था, सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस की जब बेटा मैंने क्लास ली थी तो उस समय में मैंने आपको इस चीज को बताया था कि आप अगर रेगुलेशन नंबर चले जाते हैं 214 का 2 नंबर, ठीक है, 214 का 2 नंबर अगर आप जाते हैं तो आपको इस चीज की जानकारी मिलेगी कि मैंने खुद इसको रेगुलेशन नंबर 214 को आपको पढ़ाया था कि जो कंटिन्यूअस या माइनिंग की आपकी है 200 रेगुलेशन नंबर 214 213, ये दोनों चीजों को मैंने आपको सैल्वेजिंग की क्लास जब ली थी तो बताया था कि बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट्स, कंटिन्यूअस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन्स, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि 214 का 2 नंबर अगर आप पढ़ेंगे कि मीथेन मॉनिटर सेल बी इंस्टॉल्ड ऑन द all roof bolting machines and cutting machines, continuous miner, longwall face equipments, loading machine and other mechanized mines used to extract or coal. क्या लगाना बेटा? मीथेन मॉनिटर। तो आपका
डी इज द राइट आंसर। रेगुलेशन नंबर 214 का 2 नंबर, सब रेगुलेशन नंबर 2। ठीक है, साफ तौर पे लिखा है। और एल के चौहान जी ने तो एक और रेगुलेशन बता दिया कि रेगुलेशन नंबर 40 भी देखा जा सकता है। एल के चौहान जी ने एक और रेगुलेशन बताया कि रेगुलेशन नंबर 40। ठीक है, वैसे यहाँ पास मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 214 का 2 सेकंड नंबर पॉइंट में क्लियर कट लिखा है कि वह सारी की सारी मशीनें जो कि कंटिन्यूअस, ये जो आपकी लिखी ना, कोयले काटने वाली मशीनों पर स्थापित किया जो कि क्या कर रही है, कंटिन्यूअस माइनिंग कर रही है तीनों शिफ्ट में। ठीक है, ऐसी मशीनों पर, उपकरण पर आपको क्या लगाना है, मीथेन मॉनिटर। इस रेगुलेशन नंबर 214 का 2। ठीक है, अब रेगुलेशन नंबर एल के चौहान बोल रहे हैं, एल के चौहान बोल रहे हैं कि 40 नंबर भी रेगुलेशन पे लिखा हुआ है। तो जहां तक मुझे याद है कि रेगुलेशन नंबर 40 जो है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस में भी लिखा हुआ है। तो इस बारे में मुझे, मैंने आपको जो बताया है वह देख लीजिएगा, 214 का 2 नंबर। इसको अगर मान लीजिए वहां भी लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो चैप्टर लिया था उसमें मैंने आपको 213 214 ये दोनों रेगुलेशन मैंने अपने सैल्वेजिंग वाले लॉन्ग वाल फेस में नोट्स में भी डाला हुआ था। और आपको क्वेश्चन आंसर राउंड जो मैंने एमसीक्यू कराया था, एमसीक्यू। अच्छा, एल के चौहान जी सतीश का डाउट क्लियर कर रहे हैं। सतीश का क्या डाउट है भाई? सतीश का क्या डाउट है? सर रेगुलेशन में सोएगा नहीं ये दिया हुआ है। चलिए, अब आते हैं 35। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। बेटा आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, हाइग्रोमीटर 200 टाइम 300 टाइम जो घुमाते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमेटी? तो चेयरमैन सेफ्टी कमेटी का कौन होता है बेटा? मैनेजर। यह रूल की क्लास में मेरे द्वारा ही पढ़ाई गई थी और मैंने बताया था कि मैनेजर आपका सेफ्टी ऑफिसर होता है क्या बेटा? सेक्रेटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। फेंसिंग इज नॉट डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? बेटा ये चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए कि फेंसिंग किस जगह पे नहीं की जाती। तो वेयर द सब्सिडेंस ऑफ द सरफेस हैज टेकन प्लेस, वहां तो करनी ही करनी है। सी नंबर पॉइंट देखिए, टॉप ऑफ एवरी ओपन कास्ट, यहां भी करनी है। हर साफ्ट के एंट्रेंस में स्टेपल पिट संप गोफ सब जगह करनी है। इकलौता ये जगह बच गया वर्किंग फेस, बेटा वहां अगर फेंसिंग कर देंगे तो काम कहां करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 पे। ठीक है, ये भी आपका, जिसने रेगुलेशन अच्छे से पढ़ा है, नॉर्मल सवाल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। व्हाट इज द यूज ऑफ पाइटेट ट्यूब? बेटा पाइटेट ट्यूब आप कहीं नहीं, ओवरमैन हैंडबुक में भी है, विनोद सर भी आपको इसको क्लास में बताए हैं कि पाइटेट ट्यूब कुछ नहीं करता बेटा, स्टैटिक प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। स्टैटिक प्रेशर को मेजर, ये क्वेश्चन आपका कहां से है? एनसीएल का जब एमसीक्यू बता रहे थे तो वहां भी पाइटेट ट्यूब के बारे में बताया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रोग धूल के कारण नहीं होता? तो बेटा इसमें से कौन सा रोग? बेटा एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, साइड्रोसिस, ये तीनों के तीनों डस्ट के कारण होते हैं। एक निस्टागमस जो है इकलौता है जो कि आपका डस्ट के कारण नहीं, धूल के कारण नहीं होता। तो ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये आपका आ गया बेटा ओवरमैन डेली रिपोर्ट बुक, इसको मैंने आपको पढ़ाया है। माइनिंग सरदार रिपोर्ट बुक, ओवरमैन रिपोर्ट बुक, दोनों ही मैंने पढ़ाया था। और शॉर्ट फायरर रिपोर्ट बुक, ठीक है, और ब्लास्टिंग ओवरमैन रिपोर्ट बुक। तो इसमें साफ साफ मैंने आपको दिखाया था और मैंने कहा भी था कि इसे सब कोई एक एक बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
और खुद को अपने हाथ से भर के देखेंगे। ठीक है, तो हाँ बेटा, एल के चौहान बोल रहे हैं लाइट की बिल्कुल निस्तागमस जो है वो आपका कहीं भी लाइट की कमी के कारण वह होता है आंखों में। अब क्या है, सेफ्टी मटेरियल्स, देखिए सेफ्टी मटेरियल ओवरमैन का ही काम है। दूसरा, डेंजर कहीं भी ऑब्जर्व है तो उसको अपने रिपोर्ट बुक में लिखना ही लिखना है। तीसरा, एक्सप्लोसिव क्वांटिटी बेटा ये कौन भरता है, या तो ब्लास्टिंग ओवरमैन जो ओपन कास्ट में जो ब्लास्टिंग कर रहा हुआ, ठीक है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं ना, जहां पास डीप होल ब्लास्टिंग होती है वहां ओवरमैन ही ब्लास्टिंग करता है। ठीक है, तो अब वहां पास करेगा, तो अब आपका सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्लास्टिंग क्वांटिटी, एक्सप्लोसिव क्वांटिटी आपके किसी भी रिपोर्ट बुक में नहीं दी गई है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट द टाइटल सब्जेक्ट इंक्लूड इन द ओवरमैन डेली रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर ए रॉक मास रेटिंग वैल्यू ऑफ 40 to 60। तो बेटा ये तो मेरा ही सवाल आ गया, इसको मैंने एमसीक्यू पोर्शन में कराया हुआ था। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि वेरी बैड, बैड, फेयर, गुड, वेरी गुड। ठीक है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, तो ये आपका आता है बेटा फेयर में, दैट इज ए इज द राइट आंसर। 42, ये देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा ही आपको इस क्लास में कराया गया था, और नीचे वाला क्वेश्चन भी बताया था कि कोल ऑकर्स इम्बेडेड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और क्या बताया था किसके बीच में मिलता है बेटा, सैंड स्टोन और सैंड स्टोन और कोल और सेल, इसके बीच में आपका स्लेट, इसी के आसपास आपका एज ए सेडिमेंट्री रॉक के रूप में आपका कोल मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में मैंने कराया था, और ये क्वेश्चन भी मैंने एमसीक्यू में कराया है। ठीक है, ओवरमैन डेली रिपोर्ट बुक में मैंने इस चीज को पढ़ाया हुआ था, तो माइनिंग ज्ञान ने आपको ये चीजें बताई थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन हॉलेज रोडवेज। बेटा इसमें से हॉलेज रोडवेज में क्या काम नहीं आता, तो बेटा अच्छे से आप जा रहे हैं कि स्टॉप ब्लॉक काम आता है, बैक स्टे आपका हॉलेज में काम आता है, जैज रेल आपका हॉलेज में काम आता है, लेकिन डॉक्स, ये डॉक्स आप अच्छे से जानते हैं ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है बेटा वाइंडिंग में। और अगर आप जाते हैं रेगुलेशन नंबर 80, रेगुलेशन नंबर 80 का 80 का 9 नंबर पॉइंट अगर आप उठाते हैं तो आपको पता चलेगा, रेगुलेशन नंबर 80 क्या है बेटा, रेगुलेशन नंबर 80 क्या है, साफ्ट फिटिंग्स। इसमें आप रेगुलेशन नंबर 80 का सब रेगुलेशन नंबर 9 अगर जाते हैं तो वहां साफ तौर पे एक चीज लिखी हुई है कि जो above the topmost landing, docks or other device for holding the cage or other means of convenience in the event of an overwinding shall be provided, or the guides runner or receive shall be sprung। ठीक है, डॉक्स कब काम आता है बेटा, ओवर वाइंडिंग की कंडीशन पे वह एज ए सेफ्टी डिवाइस वाइंडिंग में काम आता है। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन हॉलेज रोडवेज, दैट इज बी इज द राइट आंसर। ये भी आपका रेगुलेशन 80 का 9 नंबर अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप जान जाएंगे। वैसे तो उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में क्लियर हैं, आपके ओवरमैन हैंडबुक में भी बताया गया है और माइनिंग ज्ञान में भी इस चीज को बताया गया है मुजफ्फर सर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोयला सीम पाई जाने वाली असामान्यता नहीं है, मतलब देखिए इनमें से क्या चीजें हैं जो कि कोयले सीम में नहीं पाई जाती। बेटा फॉल्ट तो पाया ही जाता है, क्लिट्स भी पाया ही जाता है। अब बच गया स्वैली एंड गोसान। ठीक है, अब क्या बच गया बेटा, स्वैली एंड गोसान। तो बेटा ये जो गोसान है ना, गोसान जो है जहां मेटल पाया जाता है ना, मेटल के ओर, चाहे वह मैग्नीज का हो चाहे वह आयरन का, देखिए आयरन का जहां भी ओर पाया जाएगा वहां पास आपका गोसान मिलता है। ठीक है,
तो कोयले सीम में किसी भी हिसाब से आपका गोसान मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। इसमें से आपको कुछ नहीं करना था, बाकी चीजों को हटाना था। ठीक है, बाकी चीजों को आपको फॉल्ट और क्लियर था। बहुतों लोगों को बस ए और डी में प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन डी के बारे में सब जानते हैं। जो गोसान होता है वह आयरन का और जहां भी पाया जाएगा वहां गोसान पाया जाता है, हाइड्रेट्स के रूप में, ओएच के रूप में। ठीक है, उसको हम गोसान बोलते हैं। तो डी आपका कोयले में नहीं पाया जाता। 45 हाइड्रोजन सल्फाइड इज आल्सो नोन एज, देखिए H2S का दूसरा नाम क्या है, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका दूसरा नाम स्टिंक डैम्प है। यह आपको विनोद सर ने बताया हुआ है क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्या है, आई डिजीज ड्यू टू इनसफिशियंट लाइट। देखिए वही क्वेश्चन वहां पास रिपीट कर दिया है बेटा। अभी LK चौहान जी ने बिल्कुल बताया कि लाइट की कमी से निस्टेगमस होता है, और जस्ट वही क्वेश्चन आपको रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 46। एक क्वेश्चन से, एक तीर से दो निशाने लग गए यहाँ पास, और आप देखेंगे कि बी निस्टागमस। ठीक है, अभी जो सवाल था कि डस्ट से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो चार ऑप्शन था, सिलिकोसिस, साइडरोसिस, एस्बेस्टोसिस। तो निस्टागमस वहां पास एक तीर से दो निशाने लग गए, वहां भी निस्टागमस आंसर था, यहां भी निस्टागमस आंसर है। 47 नंबर बेटा, 47 fencing shall be provided where occupied buildings are situated within blank meter of any haulage road, tram line, rail line and haul road। ठीक है, जहां भी आपकी फेंसिंग आपकी प्रोवाइड कितने मिनिमम कितने दूर पे की जाएगी, जहां भी आपका बिल्डिंग बिल्डिंग सिचुएशन हो, है ना, उसके आस जहां पास आपका माइंस का हॉलेज रोड जा रहा हो, ट्रैम लाइन जा रहा हो, रेल लाइन जा रहा हो, या हॉल रोड कोई भी जगह जा रहा हो, तो आपका फेंसिंग बिल्डिंग से कितनी दूरी पर होगा। आप इसमें बेटा अगर कुछ नहीं, रेगुलेशन नंबर अगर आप चले जाते हैं 103, रेगुलेशन नंबर 103 का सब रेगुलेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है रेगुलेशन 103 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2। यहाँ पर लिखा है वेयर रेगुलेशन 103 क्या, फेंसिंग एंड गेट्स वेयर occupied building are situated within 15 meter of any haulage road, tram line, rail line or haul road, a substantial fence shall be provided and maintained। क्या बोला बेटा, 15 मीटर, और 15 मीटर कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सतह पर लगी प्रत्येक बाड़ की फेंसिंग कम से कम एक बार जांच की जाएगी, कितने डेज में जांच की जाएगी। रेगुलेशन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें आप अगर आप रेगुलेशन नंबर 237 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2, रेगुलेशन नंबर 237 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2 पे जाएंगे, जहां पास आपका रेगुलेशन का नाम है फेंसिंग, फेंसेस। ठीक है, मिसलेनियस है वह चैप्टर, मिसलेनियस के अंदर आता है। ठीक है, तो वहां पास आपका फेंसेस है, तो फेंसेस में क्या लिखा हुआ है कि एवरी फेंसिंग, क्या बोला है बेटा, कि सतह पर लगी, मतलब कि सरफेस। ठीक है, सरफेस पर लगी फेंसिंग की जांच कितने दिन में की जाएगी। तो मैं पढ़ रहा हूं, एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन ए सरफेस सेल वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 days be examined by the competent person and report of every such inspection shall be recorded in a bound page book। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको रेगुलेशन 237 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2, जिसके बारे में आपको मुजफ्फर सर ने आपका मिथेन लेयरिंग से पहले तक की क्लास ली थी, और बाकी क्लासेस उसमें ओल्ड टीचर्स की डाली गई थी, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें रेगुलेशन नंबर 237 पढ़ाया गया था 7 दिनों में। पिंजर के फर्श और गेट या बाड़ के सबसे निचले भाग के बीच का अंतर क्या होगा, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
बेटा जो आपका केज है, ठीक है, जो वाइंडिंग में जो केज लिखा रहता है उसमें कैसा होता है बेटा, उसमें ऐसे ऐसे करके फेंसिंग बनाई जाती है और उसके लिए ऐसे वर्टिकल भी बनाया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि फर्श या गेट या बाड़ के सबसे नीचे इसकी और इसकी बाड़ के सबसे निचले भाग के बीच का अंतर, ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए। तो बेटा ये आपको सर ने भी बताया, मुजफ्फर सर ने भी, और ओवरमैन हैंडबुक में भी लिखा हुआ है, दैट इज 15 सेंटीमीटर सबसे नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, वाइल डीलिंग विथ मिस फायर रिलीविंग होल ड्रिल्ड एट ए डिस्टेंस, रिलीविंग होल आपका कितने दूरी पर मारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, रेगुलेशन नंबर 204, दैट इज मिस फायर, रेगुलेशन नंबर 204 दैट इज मिस फायर, रेगुलेशन नंबर 204 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 6, 204 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 6। इसको मुजफ्फर सर ने अच्छे से बताया है, इसमें लिखा हुआ है, except where the misfire is due to faulty cable or a faulty connection and the shot is fired as soon as practicable after the defect is remedied, another shot shall be fired in a relieving hole which shall be so placed and drilled in a such a direction that at no point shall be nearer 30 centimeter, or 30 centimeter B is the right answer। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूफ सपोर्ट। बेटा सपोर्ट की क्लास मैंने ही ली थी, तो मैंने टिम्बर सपोर्ट पढ़ाया था, मैंने रूफ बोल्ट पढ़ाया था, स्टील प्रॉप पढ़ाया था, लेकिन मैंने सीम माइनर नहीं पढ़ाया था। तो बी इज द राइट आंसर, ये किसी प्रकार का कोई रूफ सपोर्ट नहीं है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, in manual open cast working the angle of slope of coal bench should not exceed। बेटा क्वेश्चन नंबर 52 अगर आपको देखना है तो आप रेगुलेशन नंबर 105 का थर्ड नंबर सब रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 105 का सब रेगुलेशन नंबर 3 अगर आप पढ़ेंगे कि मैनुअल ओपन कास्ट में एंगल ऑफ स्लोप कोल बेंचेस में कितना होना चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि इन कोल द साइड शैल बी आइदर बी केप्ट स्लोप एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। साफ तौर पे लिखा है बेटा कि इट इज 45 डिग्री। चलिए नीचे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अभिसरण सबसे कम होगा, निम्नलिखित में से इसमें सबसे अभिसरण कम होगा। बेटा इसमें आप अच्छे से जान रहे हैं कि स्टोइंग विथ हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग, ठीक है, हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग में अभिसरण सबसे कम होगा। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आप न्यूमेटिक पैकिंग करेंगे तो भी नीचे गिरने की, सब्सिडेंस होने की आपकी संभावना बने रहेगी, क्योंकि एयर कहीं से भी लीकेज हो सकता है। लेकिन आप हाइड्रोलिक सैंड पैकिंग करेंगे तो सैंड एयर के साथ साथ आपका मिट्टी भरी जाती है, बालू भरा जाता है, जिसमें कि आपका सब्सिडेंस होने की संभावना सबसे कम है। हैंड पैकिंग तो होगी ही नहीं, जो गलत है, और केविंग तो और भी बेकार है, जहां कभी भी सब्सिडेंस हो सकता है। तो सबसे कम संभावना है बी, बी इज द राइट आंसर। इन फ्रिक्शन वाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट। तो बेटा इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 54 का, ये आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा डी, डॉक्स। ठीक है, क्योंकि कैप्स का उपयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट, फ्रिक्शन वाइंडिंग में मेरे हिसाब से कैप्स का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका आंसर होगा डी, डॉक्स। लेकिन कैप्स का उपयोग फ्रिक्शन वाइंडिंग में नहीं किया जाता है।
इसमें इसने आंसर 54 नंबर पे 54 पे गलत ले लिया है। चलिए, हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स आर, हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स किससे कहते हैं? जिसमें मिनिमम 6 सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, उसे हम एल के चौहान। देखिए, इसमें आपका जो डॉक्स होगा, इसमें जो है ना डॉक्स, ये आंसर, लेकिन इसमें बोल रहा है फ्रिक्शन वाइंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बी यूज्ड एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट। तो ये डॉक्स लगे रहता है, कैप्स तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन वाइंडर बोल रहा है ना। अगर दूसरे फ्रिक्शन वाइंडर में कैप्स का उपयोग नहीं होगा, डॉक्स का उपयोग किया जाता है। डॉक्स का जो उपयोग है वह इसमें सेफ्ट एज ए ड्रम वाइंडर में, बिल्कुल जय जगन्नाथ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि ड्रम वाइंडर में कैप्स का उपयोग होता है। डी इज द राइट आंसर। देखते हैं, ठीक है, जो मुझे जिस हिसाब से पता है, क्योंकि चीज वेट का भी उपयोग किया ही जाता है और बॉटम क्लैंप्स का भी। कैप्स तो पूरी तरीके से गलत है। एल के चौहान बोलते हैं सर चीज वेट, चीज वेट का उपयोग। बेटा एल के चौहान, आप बोल, इसमें देखो सवाल क्या पूछ रहा है, टॉप ऑफ द शाफ्ट पूछ रहा ना, टॉप ऑफ द शाफ्ट। एल के चौहान जी बोल रहे हैं ना, एल के चौहान बेटा, टॉप ऑफ द शाफ्ट पूछ रहा है, तो चीज वेट शाफ्ट के टॉप में तो उपयोग नहीं किया जाता यार, चीज वेट तो नीचे में लगाया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीज वेट नीचे लगाया जाता है, नीचे में बैलेंस करने के लिए, चीज वेट नहीं होगा। चीज वेट किसी हिसाब से हो ही नहीं सकता। डी, ये बी तो कभी नहीं हो सकता, जिस अगर ये बी इज द रॉन्ग आंसर। आपका सिर्फ और सिर्फ डॉग्स, डी इज द राइट आंसर, 101% डी इज द राइट आंसर। चलिए, हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स आर, ये तो मैं डायरेक्ट बताऊं 6 सिलेंडर्स, मिनिमम 6 सिलेंडर्स आपके। देखिए पावर सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो पावर सपोर्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 हाइड्रोलिक सपोर्ट को, हाइड्रोलिक सपोर्ट को मिला करके आपका पावर सपोर्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? पावर सपोर्ट। तो अगर वो जो मैं सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्गवॉल क्लासेस ले रहा था, अगर उससे भी अगर आप कोरिलेट करते तो ये आंसर सही रहता। ये ठीक है, 4 सिलेंडर नहीं है, 5 से 6 सिलेंडर, मैंने बताया था कि 5 से 6 हाइड्रोलिक सपोर्ट को मिला करके एक पावर सपोर्ट बनाया जाता है। और ठीक है, इस पावर सपोर्ट को ही में मिनिमम 6 सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जय जय जगन्नाथ, ये नहीं होगा सही। चौहान जी, एल के चौहान, इसका सही आंसर होगा डॉग्स, डी इज द राइट आंसर, 101% डी इज द राइट आंसर। जय जगन्नाथ, बोनस मिलेगा क्या? अरे बोनस तो देखो मिल जाए तो अच्छा ही है। अब आते हैं इन फ्रीजिंग मेथड ऑफ साफ सिंकिंग विच यूज फॉर सर्कुलेशन। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि साफ सिंकिंग में जो फ्रीजिंग मेथड किया जाता है उसमें CaCl2 का उपयोग किया जाता है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 57 पर। ए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ए सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवे बिलो ग्राउंड वेयर द डिस्टेंस बिकम्स मोर देन। कहां पास टेलीफोनिक कम्युनिकेशन दिया जाता है? तो मेरा क्या कहना है कि अगर आप रेगुलेशन नंबर 92 का सब रेगुलेशन नंबर 8वां देखेंगे तो मैं इस चीजों को आपको बता पाऊंगा। रेगुलेशन नंबर बेटा आपका 92 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 8 ये है। क्या कहता है ये? वेयर इन एनी माइन बिलो ग्राउंड ए सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवेज and conveyor extend to a distance more than 300 meter from the shaft or entrance to a mine, efficient telephonic communication shall be provided and maintained। कितना बेटा? 300 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग इज नॉट कंस्ट्रक्टेड टू सील ए फायर एरिया? बेटा परमानेंट स्टॉपिंग, इमरजेंसी स्टॉपिंग, प्रिपेटरी स्टॉपिंग, तीनों ही
फायर को सील करने के लिए लगाया जाता है। इकलौता वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्यों बनाया जाता है? हवा को क्या करने के लिए, एयर और इनटेक और रिटर्न को अलग करने के लिए वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं 59। द हेलमेट शुड बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्जेस एट इंटरवल। इसको जानने के लिए बेटा रेगुलेशन नंबर 241 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2, 241 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2 पे हम जाएंगे, जहां पास कि आपका सबसे पहले 241 क्या कहता है, सॉरी रेगुलेशन नंबर 241 का 2 नंबर अगर आप जाएंगे तो वहां पास यही है, यूज एंड सप्लाई ऑफ हेलमेट। और जब उसका आप सब रेगुलेशन नंबर 2 पढ़ेंगे 241 का, तो इसमें क्लियर कट तौर पे एक चीज लिखी हुई है कि द हेलमेट शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्जेस एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल में एक बार। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए 60 नंबर बेटा, जस्ट अ सेकेंड। लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था। अनुपम, बस ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आप सबसे बात करूंगा कि 78, 79, 80 जो भी हैं वह सबको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए मैंने आपको जो बता चुका हूं कि 87 टू 87, 88 से 87 या 88 से लेकर के आपका 95 इस बीच में आपका जनरल कट ऑफ होगा। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं टू 85 टू 90 आपका जनरल कट ऑफ होना है, और 80 टू 85, ठीक है, ये आपका लगभग, इसमें थोड़ा बहुत और इसको लोअर ले जाना है तो 78 के आसपास कर लीजिए। 78 टू 85 होगा आपका ओबीसी, और मैं कहूँ इस पेपर के अकॉर्डिंग तो 65 टू 70 के आसपास एसटी और एससी। इस ये मिनिमम कट ऑफ मैंने बता दिया, इसी के आसपास रेंज में आना है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ फायर डैम दैट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो बेटा कॉवर्स डायग्राम में विनोद सर ने इसको अच्छे से बताया है कि 5.4 टू 14.8%। ठीक है, दैट इज द एक्सप्लोसिव लिमिट इन ऑफ फायर डैम। क्वेश्चन नंबर 61। द स्टेट ऑफ एवरी बफर ड्रॉबार ऑफ एवरी टब every shaft catch coupling chain other attachments should be examined once in every। क्वेश्चन नंबर 61 आप देखिए कि जितने भी आपके हॉलेज के सेफ्टी डिवाइस हैं टब के, इसको मैंने आपको नंबर ऑफ डेज वाले पीडीएफ में बताया था कि 14 डेज में एक बार आपके द्वारा इस कॉम्पिटेंट ओवरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, 14 डेज में एक बार आप उसकी जांच की जाएगी। द सिग्नल वायर्स इन हॉलेज रोडवेज, ठीक है, सिग्नल वायर्स इन हॉलेज रोडवेज शुड बी एनर्जाइज्ड एट मोर देन, कितना पावर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप चले जाइए बेटा रेगुलेशन नंबर 92 सब रेगुलेशन नंबर 3 का पॉइंट नंबर बी। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 92 पॉइंट नंबर सब रेगुलेशन नंबर 3 का पॉइंट नंबर बी। अगर आप वहां पर देखेंगे तो सिग्नल वायर्स के बारे में आपको यह बता रहा है कि जो आपका हॉलेज रोडवेज है उसको कितना वोल्ट का सप्लाई दिया जाएगा। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं रेगुलेशन नंबर 3 का बी नंबर पॉइंट। चलिए
सॉरी, रेगुलेशन नंबर 92 का 9 का बी है बेटा, गलती हो गया। यहाँ पास रेगुलेशन नंबर 9 का बी नंबर पॉइंट, ठीक है। सिग्नल वायर सेल बी सपोर्टेड और इंसुलेटर्स ऑन इंसुलेटर सेल नॉट बी एनर्जाइज्ड, ENERGISED energized at more than 30 volt, more than 30 volt. B is the right answer. निम्नलिखित में से कौन सा वेंटिलेशन ऑफिसर का कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा वेंटिलेशन ऑफिसर का कर्तव्य नहीं है? ठीक है, 63 नंबर आप लोग आ जाइए। तो आप वेंटिलेशन ऑफिसर का कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़े हैं, तो आप सब देखिए कि स्वातन, बचाव, प्रस्तर धूलि, धूलि प्रतिरक्षा योजनाओं के अलग अलग अनुरेखण का अनुरक्षण करना और उन्हें अगठन करना, ठीक है। खान का स्वातंत्र सर्वेक्षण करना, प्रबंधन द्वारा समय समय पर निर्देशित किए गए अन्य विशेष कार्य करना, ठीक है। किसी भी उपकरण के माध्यम से किसी भी रिसाव को रोकने के लिए अवश्य कदम उठाना। लास्ट देखिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण, गैस परीक्षण के प्रशिक्षण और प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण आदि सहित खान स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करने में सहायता उपलब्ध करना। दैट इज रॉन्ग आंसर। ये काम किसका है बेटा? ये काम है सेफ्टी ऑफिसर का। ये काम किसका बेटा? ये काम है सेफ्टी ऑफिसर का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव शुड बी यूज्ड इन माइंस, नॉट यूज्ड इन माइंस? तो बेटा लॉक्स, ठीक है, लॉक्स डायरेक्ट बता रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। ब्लास्टिंग की क्लास आपकी विनोद सर ने ली थी। लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वह ब्लास्टिंग के रूप में यूज होना, एक्सप्लोसिव के रूप में यूज होना बंद हो गया है। वैसे आप अगर नहीं भी जानते तो साइड मिक्सलरी के बारे में जानते होंगे, इमल्सन भी जानते हैं आप, और अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में जानते हैं, जिसमें 9.94% अमोनियम नाइट्रेट और ऑयल का परसेंट 6% से ये अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो LOX, लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन इज रॉन्ग आंसर। 65, द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान डज नॉट इंक्लूड, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? इसको अच्छे समझ लीजिए बेटा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? तो ये रेगुलेशन नंबर आपका 104 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 1। अब आप जाएंगे तो उसमें डायरेक्ट एक चीज बताया गया है कि सबसे पहला, हाउ टू माइन और माइंस इंटेंड टू डेवलप कैपेबिलिटीज टू अचीव द पॉलिसी, ठीक है। ये इसमें क्या बताया है बेटा कि रेगुलेशन नंबर 4 में SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में चीज बताई गई है कि हम किसी भी पॉलिसी को कैसे कैपेबल करें, कैसे डेवलप करें, इसके लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जानकारी दी जाती है। जैसे कि 12वें सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आपका जो कोल लिमिट 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब था, उसे हर कोल माइंस में 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब लाना है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या पॉलिसीज हैं उसे हर एरिया में, हर सब्सिडरीज में लाने के लिए SMP में इस चीज को डाली जाती है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो भी पॉलिसी आपको लानी है, तो ये पहला ऑप्शन इज द राइट। इसके बाद हम करते हैं an appropriate process for identification of hazards and assessment of risk। देखिए ये क्या बोल रहा है, एक appropriate process for identification, एक कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए था कि हमारा काम क्या है कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद असेसमेंट करना, ठीक है। उसके लिए कोई प्रोसेस हम नहीं करते। जैसे कि हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, ठीक है, एंड देन असेसमेंट,
एंड देन असेसमेंट ऑफ रिस्क, ये चीज हम करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान डज नॉट कंटेन, इसमें से क्या चीज नहीं होती? ठीक, तो बेटा इसलिए इसको हम डालेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीजें नहीं होती। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में आप देखेंगे क्या क्या होती है। सबसे पहला आपके पास होता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में डिफाइंड माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी। पहला ही देखिए, रेगुलेशन नंबर अगर आप 104 का सब रेगुलेशन नंबर 5 पढ़ेंगे तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या होता है? डिफाइंड माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी। दूसरा, ए प्लान टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करें। तीसरा, हाउ द माइंड और माइंड्स इंटेंड टू डेवलप कैपेबिलिटीज टू अचीव द पॉलिसी। ठीक है, माइंड्स को कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए और पॉलिसी को अचीव किया जाए। तो ये सारे के सारे आपका आंसर सही है। सिर्फ इसमें क्या काम नहीं होता सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में कि प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, ऐसा कोई अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है? प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होता है। ठीक है, प्लान टू रिव्यू द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इफ सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑकर, अगर कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए कोई प्लान। तो 104 का जो 5 नंबर है उसमें डायरेक्ट आपका टोटल 9 पॉइंट्स दिए हैं कि एसएमपी के अंदर क्या चीज होंगी और क्या चीज नहीं होंगी, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। नहीं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या क्या रखेगा? एल के चौहान जी बोल रहे हैं सर मैं सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर है ऑप्शन बी। बेटा अगर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर देखिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर बेटा देखो क्या क्या चीजें हैं। देखो एल के चौहान, एल के चौहान जी, आप रेगुलेशन नंबर 104 का सब रेगुलेशन नंबर 5वां नंबर पॉइंट देखिए, वह एसएमपी के अंदर नहीं आता है। देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन के अंदर जो लिखा है उसके अलावा आप रेगुलेशन नंबर 5 का सब रेगुलेशन नंबर 104 का 5 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा है? पहला पॉइंट, डिफाइन माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी। दूसरा प्लान, दूसरा चीज, टू प्लान टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। तीसरा, हाउ टू माइंड और माइंड्स इंटेंड टू डेवलप कैपेबिलिटीज टू अचीव द पॉलिसी। प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान। इसके बाद आपका है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद है वे टू मेजर मॉनिटर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक, उसका परफॉर्मेंस को देखना। वही बोल रहा हूँ सर, सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, वो एसएमपी के अंदर नहीं है। हाँ वही ऑप्शन बी, बी तो मैं भी बोल रहा हूँ बेटा कि बी, सारे ऑप्शन सही हैं बस बी छोड़ करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, नो लोकोमोटिव यूज्ड फॉर ए ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड। क्वेश्चन नंबर 66 अगर आप आते हैं तो आप रेगुलेशन नंबर 100 का 2 नंबर में मैंने दिखाया हुआ है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1 in 15 लोकोमोटिव कितना होगा? 1 in 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीवुड, ठीक है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड रिस्क। ये बात याद रखिए, ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी कि रिस्क किसे कहते हैं। ये चीज आपकी एस एम
सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो मुजफ्फर सर ने जो क्लास दिया था, पूरे एक दिन, पूरा एक लेक्चर, एक से दो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एसएमपी के ऊपर लिया था, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर लिया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो आपका लाइकलीहुड है और कॉन्सिक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन को हम रिस्क कहते हैं। दैट इज ए इज द राइट आंसर। 68 नंबर देखिए सिग्नलिंग के लिए अपन जो भी रोप हॉलेज में यूज करते हैं उसका वोल्टेज 25 वोल्ट होता है, ये पहले से क्लियर है। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोप हॉलेज। रोप हॉलेज आप अच्छे जानते हैं कि एनलेस एक रोप हॉलेज है, डायरेक्ट रोप हॉलेज भी है, ग्रेविटी रोप हॉलेज भी है, गैदरिंग हॉलेज नाम का कोई भी हॉलेज नहीं पढ़ाया गया है, नहीं बताया गया है। In board and pillar working, the stone dust barrier should be provided at a distance of not more than 150 meter from the nearest working face. कितना बेटा? 150 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वर्किंग फेस से आपका बोर्ड और पिलर मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पास स्टोन डस्ट बैरियर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ दिस नॉट ए फॉलोइंग ए नॉट सेफ्टी डिवाइस ऑन हॉलेज रोडवेज। हॉलेज रोडवेज में कौन सा है जो सेफ्टी डिवाइस नहीं है? डिटैचिंग हुक तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये वाइंडिंग में लगा रहता है, तो मंकी कैच स्टॉप तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। इस डिटैचिंग हुक जो आपका वाइंडिंग में लगा रहता है, 71 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सिंकिंग शाफ्ट की गहराई से ब्लैंक अधिक होने पर बाल्टी या परिवहन में अन्य साधनों के लिए एक विलंगनी हुक डिटैचिंग हुक के साथ प्रदान किया जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 72 अगर आपको देखना है तो रेगुलेशन नंबर आपका 84 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2, रेगुलेशन नंबर 84 का सब रेगुलेशन नंबर 2 में अगर आप आएंगे, जो जहां पास आपको ये चीजें बताई गई हैं रेगुलेशन मुजफ्फर सर द्वारा कि वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, तो इसमें लिखा गया है इफ द शाफ्ट एक्सीड, रेगुलेशन नंबर 84 का डू पढ़ रहा हूं, इफ द शाफ्ट एक्सीड 45 मीटर इन डेप्थ देयर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मींस ऑफ कन्वेंस और ए डिटैचिंग हुक। ठीक है, 45 मीटर से अधिक होने पर आपको डिटैचिंग हुक लगाया जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। अब आ जाइए 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन कन्वेयर। इनमें से चेन कन्वेयर कौन सा है? बेल्ट कन्वेयर तो बेल्ट ही है तो नहीं होगा, प्लेट कन्वेयर भी चेन कन्वेयर नहीं है, डिस्क कन्वेयर, तो गेट एंड लोडर जो है वह एक प्रकार का चेन कन्वेयर है, चेन कन्वेयर का प्रकार है। आर्मोर्ड चेन कन्वेयर इज आल्सो नोन एज, तो ये स्नैकिंग नहीं है, यहाँ सेकिंग होगा, स्नैकिंग नहीं, सेकिंग और पाइथन कन्वेयर। ठीक है, आर्मोर्ड चेन कन्वेयर, क्यों? क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन करता है बेटा। ठीक है, आर्मोर्ड चेन AFC, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर एक होता है जो कि लॉन्ग वॉल में लगा रहता है, एक आर्मोर्ड चेन कन्वेयर है। ठीक है, तो हम इसे क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्नैकिंग और पाइथन कन्वेयर। 75 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खतरनाक घटना डेंजरस ऑकरेंस नहीं है? ठीक है, एक विस्फोट या प्रज्वलन एक डेंजरस ऑकरेंस है, ये रेगुलेशन नंबर 8। ठीक है, इसके बाद विस्फोटों के कारण कोई दुर्घटना, ये भी डेंजरस ऑकरेंस है। ज्वलनशील या हानिकारक गैसों के अतः प्रभाव और एक खराब मशीन, तो बेटा डी जो है वह डेंजरस ऑकरेंस नहीं है। रेगुलेशन नंबर 8 के अंदर आपका सब रेगुलेशन नंबर 1 उसमें डेंजरस ऑकरेंस के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खानों में बोर होल का उद्देश्य नहीं है? ठीक है बेटा, खानों में जो बोर होल का उद्देश्य नहीं है, पहला ड्रिल मशीन की क्षमता से जानने के लिए, भूमिगत खान कार चालन के स्वातन के लिए, भ्रंशों के ढोसों को जानने के लिए, चट्टान खनिज और विस्फोट को जानने के लिए। तो बेटा जो माइंस में ड्रिल मशीन किया जाता है, ड्रिल के लिए उपयोग होता है, वह बोर होल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसे सिर्फ और सिर्फ एज ए ब्लास्टिंग के लिए उपयोग में करते हैं, उसमें कोई भी हम कोर सैंपल नहीं लेते हैं। देखिए 77 ए वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड, वेलोसिटी किससे मेजर होती है? तो हाइग्रोमीटर आप जानते हैं, रिलेटिव टू ह्यूमिडिटी। ठीक है,
और बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए, एनेमोमीटर इज द मेजर करने के लिए उपयोग में किया जाता है एयर वेलोसिटी को। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सीम की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो बेटा इंसिट्यू थ्योरी, ठीक है। बीम थ्योरी जो है, बीम थ्योरी आपकी क्या बताती है बेटा? सपोर्ट के बारे में। तो यह कोयले की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताता। तो इंसिट्यू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी और आपका स्वस्थानिक सिद्धांत, ये तीनों का तीना कोयले के बारे में जानकारी देता है, सीम के बारे में जानकारी देता है। द ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर, ठीक है, कहाँ लगा रहता है? तो बेटा ये वाइंडिंग में लगा रहता है, ठीक है, वाइंडिंग इंजन रूम में, वाइंडिंग इंजन के साथ में ये लगा रहता है। तो ये आप पढ़े होंगे, वाइंडिंग जब रेगुलेशन चल रहा था, ठीक है, 84 वाइंडिंग आपका जब चलता है, रेगुलेशन नंबर आपका 81, इसमें आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। लास्ट, to secure the adequate ventilation, air sample and temperature reading should be taken at least once every days. क्वेश्चन नंबर 80 के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, रेगुलेशन नंबर 153 का 2 नंबर 2 का ई नंबर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पास आपको बताया जाएगा टू सिक्योर एडवोकेट वेंटिलेशन। बेटा एडवोकेट का मतलब क्या है? ऐसा वेंटिलेशन जो कि स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन नंबर 153 को फॉलो कर रहा हो, ऐसे वेंटिलेशन को हम एडवोकेट वेंटिलेशन कहते हैं। तो एयर सैंपल एंड टेम्परेचर रीडिंग शुड बी टेकन एट लीस्ट 153 नंबर, 153 का ई नंबर पॉइंट कहता है कि फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी सी डी ऑफ दिस सब रेगुलेशन, एयर सैंपल एंड टेम्परेचर रीडिंग shall be taken at least once in every 30 days। 30 दिन में एक बार आपको एडवोकेट वेंटिलेशन, मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में जो जो चीजें बताई गई हैं, उन सब को अगर मिला करके एक शब्द दिया जाए तो उसे एडवोकेट वेंटिलेशन कहा जाता है, जो कि 30 दिन में एक बार उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। जिसमें मैंने पढ़ा कि फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द इंश्योर provisions of clause B, C and D of this subregulation, air sample and temperature reading shall be taken at least once in 30 days, every 30 days, 30 दिन में एक बार। ये बेटा आप लोगों का सारा क्वेश्चन आंसर राउंड था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन से और माइनिंग ज्ञान से अगर आप देखा जाए तो सारी की सारे 80 के 80 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, सारे के सारे। और जिसमें से 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेटा आपने देखा रेगुलेशन से कवर किए गए हैं, ठीक है। तो और उसके बाद बाकी चीजें बेटा पेपर का मैंने आपको बताया कि कट ऑफ 85 to 90 जनरल कट ऑफ होगा, 80 से 85 के आसपास आपका कट ऑफ होगा, 80 to 85 आपका ईवीएस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ, और 70 के आसपास आपका ओबीसी और एसटी का कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है। माइनिंग ज्ञान आप लोगों के लिए लगातार इसमें संकल्प करके लगा है सबका। और इसके बाद किसने पूछा था? हाँ जी आप पूछिए। ओवरमैन में अनुपम का 78 है। बेटा अनुपम कौन सी कैटेगरी लगती है उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि एज ए जनरल में 78 नंबर पे आपका नहीं होगा, एज ए जनरल 78 नंबर पे आपका होना मुश्किल है, ठीक है। और इसका जो नॉन टेक पोर्शन है बेटा वो भी मेरे द्वारा देखा गया है, उसके बारे में राम सर आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। और किसी कुछ सवाल हो तो बताइए।